का भक्त हो जाता है, और जब हम यहाँ राजस्थान में आते हैं तो वो फिर कांग्रेस का हो जाता है कि नहीं? तो इसी तरह से आप दिल्ली में जाएंगे तो वो किसी और पार्टी का हो जाएगा। इस तरह से वो आपकी बातें, देखिए कमाल की बात ये थी इस देश के अंदर इस दौर में कि किसी भी व्यक्ति ने कोई इंजेक्शन लेना है या ना लेना है तथ्य पर आधारित नहीं था। कुछ लोगों ने इसलिए लिया कि मोदी जी ने कहा था, और कुछ लोगों ने इसलिए नहीं लिया कि मोदी जी ने कहा था। फिर यही कुछ लोगों ने इसलिए लिया कि राहुल गांधी कह रहा था, और कुछ लोगों ने नहीं लिया कि राहुल गांधी कह रहा था। किसी ने अरविंद केजरीवाल के कहने से लिया, किसी ने अरविंद केजरीवाल के कहने से नहीं लिया, मतलब वो दूसरे को नहीं अगर सुन पाया। कहने का मतलब यहाँ हमारे यहाँ विचार से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दिया गया, और जब जब विचार से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा समाज का सर्वनाश तय है। इसीलिए ये हर पार्टी को व्यक्ति केंद्रित बनाना चाहते हैं, हर आंदोलन को व्यक्ति केंद्रित बनाना चाहते हैं, हर विचार को भी व्यक्ति केंद्रित बनाना चाहते हैं। अब मानव विकास का या इंसान के बचाने का या मानवता का या फिर समाजवाद का या एक दूसरे के सहायता बनने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का विचार, ये तो सत्य विचार है, ये किसी व्यक्ति के तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसको व्यक्ति का विचार बना देते हैं, और ये व्यक्ति का विचार बनाने से विचारों की हत्या करना आसान हो जाती है, क्योंकि फिर आपको सिर्फ व्यक्ति का ही कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, फिर विचार की हत्या अपने आप हो जाएगी। एनी हाउ, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता सरकार मोर्चा में भी व्यक्ति केंद्र में ना हो, विचार केंद्र में रहे। और इस कार्यक्रम की अगली रूपरेखा निर्धारित करते हुए, अगले स्टेप पर बढ़ते हुए, इसके मोटे मोटे बिंदुओं के ऊपर और अपने विचार और अपनी समझ को आपके सामने रखते हुए मैं आमंत्रित करूंगा भाई सुनील शर्मा जी को कि वो आए और अपना विजन और अपना मिशन बताएं, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी इनके वाले मिशन पर काम हो रहा है। राजस्थान के अंदर हाइब्रिड बीज का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था कुछ साल पहले तक। अभी ये लोग ट्राई कर रहे हैं सूखा और बाढ़ जैसी सिचुएशन ला करके हाइब्रिड बीज आपको दे दिए जाएं, तो जो नेचुरल तरीके से खेती आप लोग कर रहे हो, जो केवल परमात्मा के बीज डाल दिए होगे, जो हो गया, ये ऐसी नेचुरल खेती जो चल रही है, इसको बरकरार कैसे रखें, इसको बचाएं कैसे, और इसमें सुनील भाई किस तरह से जनता सरकार मोर्चा की तरफ से मदद कर सकते हैं, ये बताएंगे सुनील शर्मा जी। आप सभी को नमस्कार। एक टाइम ऐसा था जब चारों तरफ हम देखते थे तो लगता था कि कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसे बहुत से साथी मिले जिनको देख के लगता है कि ये भी उसी दर्द के मारे हुए हैं जिस दर्द से हम गुजर के आए हैं। बहुत से साथी मिले हैं जो कहते हैं कि हम दयानंद के शिष्य हैं, तो अच्छा लगता है कि वो सत्य पे हैं। कुछ साथी बोलते हैं कि हम राजू भाई के दीवाने हैं, तो अच्छा लगता है कि हम उन योद्धाओं के दीवाने हैं जो देश के लिए और सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर गए। तो एक समय था जब राजू भाई को सुना तो पता चला ये तो है ही नहीं दुनिया में, और उनके बाद लगा कि जब योद्धा ही चला गया तो नेतृत्व कौन करेगा। ऐसी हालत में समझ ये आया कि भाई जो इतने सारे मुद्दे हैं, समाज के इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे बात करनी है, जिनकी हर बात पे समाधान चाहिए, हर मुद्दे पे समाधान चाहिए, एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक काम करो, जिस मुद्दे पे आप मेहनत करके बदलाव की बात कर सकते हो उसको रखिए, उस पे मेहनत करिए और चल पड़िए। तुम एक चिंतक होने के नाते मुझे समझ आया कि मैं प्रकृति के नजदीक हूं और खेती से सारी समस्याएं निकली हैं, तो मैं खेती को पकड़ता हूं। जब देवेंद्र भाई बात करते हैं कि बचपन तबाह है,
तो उसी समय दूसरी तरफ से आवाज ये भी आती है कि पूरा समाज तबाह है। तबाह कैसे है? जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सूंघ रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, हर विचार में, हर दृष्टि से जहर है। कुछ लोगों को लगता है कि हम केवल खाने में या पीने में जहर ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो यह लगता है कि हम महसूस करने में और देखने में भी जहर ही देख रहे हैं। चाहे वो टीवी की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, या कहीं की भी बात हो। तो एक विचार निकल के आया, जब इतिहास पे नजर डाली, तो मैं जब भी इतिहास की बात समझता हूं तो मुझे राजस्थान ही याद आता है सबसे पहले, उसके बाद पूरा देश याद आता है। तो मैं ये बात सोचता रहा, क्या थे हम, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल बैठ विचारे ये समस्या सभी। और एक लंबा अरसा, लगभग 1.5 दशक का, 13-13.5 साल मुझे हो गए। तो इतने लंबे अरसे में ऐसा लगता था कि कोई दूसरे साथी मिलेंगे एक एक करके, और कोई साथी मिलेगा और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, और ये काफी लंबा अरसा बीत गया। लेकिन मेरे जैसे जैसे मैंने खेती पे काम करना शुरू किया, ऐसे अलग अलग विभागों में काम करने वाले बहुत साथी समाज में हैं। और जब इन षड्यंत्रों को समझना शुरू किया, तो षड्यंत्रों को समझते समझते जो चंडीगढ़ वाली बात कई साथियों ने बोली, देवेंद्र भाई से जुड़ी हुई, उनके बाद एक मैं ऐसी उम्मीद जगी कि ऐसा लगने लगा कि अब कुछ समाधान होगा। मैं आपको अपने विचार का निष्कर्ष पहले बताता हूं, उसकी जो यात्रा है उस पर मैं बाद में बात करता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा, शायद मेरी कोई वीडियो देखी हो आपने, मैं हजारों लाखों लोगों से मिल चुका हूं, शायद 40-50 हजार युवाओं से बात कर चुका हूं। जब किसानों की बात करते हैं तो मैं किसानों से केवल एक सवाल पूछता हूं कि आपके खेत में आपके कितने बीज बचे हैं। तो किसान जब हाथ उठाते हैं, जब मैं पूछता हूं कि किसान कितने हैं, तो हाथ सब उठाते हैं। और जब मैं पूछता हूं कि आपके अपने बीज कितने हैं, तो एक भी हाथ नहीं उठता। लगभग 100% कह सकते हैं, लगभग, यानी 99.99% बीज कंपनियों के हो चुके। आज किसान का अपना कोई बीज नहीं बचा है। खेत पूरी तरह मल्टीनेशनल कंपनियों के, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुलाम हो चुके हैं। और बीजों की गुलामी के बाद अगर सीधा सीधा जोड़ दो तो किसान पूरी तरह गुलाम हो चुका है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। फिर दूसरे तरीके से देखो, इधर करो, खोल ले इसमें जो नीचे मुंह में देखो। फिर पशुओं की बात कर लो, लगभग 100% कृत्रिम गर्भाधान से पशु पैदा हो रहे हैं। न गाय बची, न भैंस बची, न बकरी बची, न भेड़ बची, कुछ नहीं बचा। और फिर मानव की बात है, जिसको जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि इंसान की बात कोई नहीं करता, बात तो बाद में करेंगे, इंसान बचा ही नहीं। हर चौराहे पे, हर किसी शहर के हर किसी तीसरे दूसरे चौराहे पे IVF सेंटर खुले हैं। और सरकार कह रही है कि लगभग 65 से 70% नपुंसकता समाज में आ चुकी है। तो एक लंबा विचार ये चला कि खेत अपने अस्तित्व को खत्म कर चुका है, पशु अपने अस्तित्व को खत्म करने की कगार पे हैं। और आज फिर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव भी अपने अस्तित्व को, यानी अपने बीजों को, तीनों तरीके के बीजों को खत्म करने के कगार पर है। तो जब इस पूरे के पूरे सीन को इस तरीके से समझिए, अगर आपने महाभारत देखी हो तो महाभारत के आखिर में एक पर्व का नाम तो मैं नहीं जानता, उसमें एक अध्याय आता है बर्बरीक का।
और बोलते हैं वो ये खाटू श्याम जो आपका धाम है ये वहीं से कनेक्ट है। तो किसी ने पूछा कि बर्बरीक तुमने क्या देखा? तो वो कहता है कि मैंने ऐसे देखा, पूरे युद्ध को मैंने ऐसे देखा जैसे कैमरा कोने में लगा हो और पूरे हॉल को देख रहा हो कैमरा। या ड्रोन की बात करो, ड्रोन जैसे ऊपर हवा में जाके पूरे के पूरे एरिया को ऐसे देखता है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, तीसरी आंख से, ना मेरी दृष्टि से, ना आपकी दृष्टि से, ना आपकी दृष्टि से, वो अपनी अलग ही दृष्टि से देखता है एज ए होल, सार्वभौमिक और बड़े स्तर पे। तो जब बर्बरीक की उस बात को मैं यहां महसूस करता हूं, तो मैंने पिछले 13-14 साल में 2011 की शुरुआत से और आज तक जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और जो लोकल स्तर की जो समस्याएं हैं उनको मैंने उस बर्बरीक की नजर से देखने की कोशिश की है। न मेरी दृष्टि से देखा, न मैंने किसी दूसरे आदमी की दृष्टि से देखा, उसको सार्वभौमिक दृष्टि से देखा। और सार्वभौमिक दृष्टि से यह पता चलता है, जब हम लोकल लेवल पे देखते हैं तो लगता है कि बिरादरियां लड़ रही हैं, जब हम थोड़े बड़े लेवल पे देखते हैं तो लगता है कि मत पंथ संप्रदायों के झगड़े हैं, जब हम दूसरे थोड़े से और ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा दूर एरिया में देखते हैं तो लगता है कि दो राज्यों के झगड़े हैं। जैसे हरियाणा पंजाब की बात करते हैं तो पता चलता है कि पानी का झगड़ा है। जब छत्तीसगढ़ में जाओ तो लगता है कि नक्सलियों ने पूरा तबाही कर रखी है। जब हम लोकल लेवल पे देखते हैं, छोटे स्तर पर, तब हमें लगता है कि ये झगड़े बीच के हैं, आपस के हैं। लेकिन जब हम उन्हीं घटनाओं को ड्रोन के तरीके से किसी तीसरी आंख से देखते हैं तो पता चलता है कि वो तो कारण कुछ और है और समस्या कुछ और है। मैंने राजीव जी को जो सुना था और वो ये कह रहे थे कि मैं नक्सलियों के बीच में भाषण दे के आया हूं, नक्सलियों के बीच में जब मैंने चर्चाएं की हैं तो पता चला है कि नक्सली तो समस्या है ही नहीं, समस्या तो व्यवस्था है। इसी तरीके से माओवाद की बात करते हैं, इसी तरीके से पटेल नॉन पटेल, गुज्जर नॉन गुज्जर, जाट नॉन जाट, मराठी गैर मराठी, पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, जब लोकल स्तर पे आप देखोगे तो लगेगा कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में समाज लड़ते हैं। और जब आप उसको ड्रोन की दृष्टि से देखोगे, जैसे बोलते चील की आंख, ईगल आई से देखोगे तो पता चलता है उसके पीछे कुछ हो रही है। जैसे मैं आपको लंबी चर्चा ना करते हुए छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप कनेक्ट करना, और इन विषयों को फिर थोड़ा टाइम के बाद जब एक साथ जब इन पे बात करेंगे तो क्लियर बातें को समझ आएंगी। जैसे कल हम यमुनानगर में थे, अंबाला में थे, वहां पे एक कुड़की का केस था, लोन का। पता चला था कि बैंक अपने पुलिस वालों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ आएगा और कुड़की करवा के जाएगा। तो मोर्चा की तरफ से कॉल आई कि सभी चलेंगे वहां पे और देखते हैं कि वो क्या है मामला। तो वहां चले गए। वहां कुछ साथी चर्चा कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? देखिए, एक एक बात को ध्यान से सुनना। किसान है ना, कामचोर हो गया, ये उनमें कई किसानों का अपना मत था। कोई कहता है किसान ने खर्चे बढ़ा लिए, कोई कहता है मशीनों के ऊपर डिपेंड हो गया, कोई कहता है फ्री का चाहिए किसानों को। ऐसे बहुत से सवाल उनमें आए। तो मैं एक सवाल का आपके बीच में जैसे विचार करें। उन्होंने कहा कि किसान कामचोर हो गया और मजदूर भी कामचोर हो गया, तो आपस में किसान मजदूर रहा ही नहीं, मजदूर मिलते नहीं, क्योंकि वो किसान वर्ग था, वहां पे मजदूर लोग बैठे नहीं थे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि चलो थोड़ा सा पीछे चल पड़ो, एक एक विषय को समझेंगे। अगर कोई अखबार में खबर छपती है अमेरिका में, कोई अखबार में खबर छपती है चीन में, कोई अखबार में खबर छपती है जापान में या दुनिया के धरती के किसी हिस्से में, अगर वो अखबार में छपी है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या आने वाले कुछ समय के बाद वो आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं समझते हैं तो ये आपकी भूल है।
ये शुरुआत अमेरिका से होती हुई और भारत तक आई, और भारत में एक नियम बना, और जब तक मोबाइल नहीं आए थे, गांव-गांव केबल नेटवर्क नहीं आए थे, तब तक एक चैनल चलता था डीडी नेशनल, और उसके साथ में 4-5 साल एक चैनल चला डीडी मेट्रो। जब आपने वो एंटीना घुमाया होगा बचपन में, सबने घुमाया होगा, तो उस पर मैंने लगातार एक खबर सुनी, 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का पक्का रोजगार मजदूरों के लिए, जनहित में जारी। मैं बच्चा था तब, लगभग 13-14 साल का रहूंगा जब ये इस तरीके से चला रहा था। तो मैं सोचता था एक बात जो आप तक शायद विचार बने, कि क्या कोई आदमी 100 दिन की दिहाड़ी करने के बाद 365 दिन खा लेगा क्या बैठ के? 100 दिन वो दिहाड़ी कमाए, 100-150 रुपए की दिहाड़ी है मजदूर की, वो 100 अगर रुपए के 100 दिन में 150 रुपए के, 250 रुपए के हिसाब से कमा ले, तो बाकी 265 दिन क्या वो रोटी खा लेगा? ये विचार चलता रहा, तब तक इतनी समझ नहीं बनी थी। धीरे धीरे करके विचार, कॉलेज में एंट्री हो गई, कॉलेज में और सवाल बने, फिर कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज खत्म होने के बाद फिर दूसरे लेवल का कॉलेज आया, पहले पढ़ने वाला कॉलेज था, पढ़ाने वाला कॉलेज आया, तो दशा और दिशा बदली। जैसे एक भाई ने बोला कि मैं, कोई नाम बताया था, नाम के आगे जाट लगा के बोला था कि मैं स्टूडेंट हूं, कोई भाई बोल रहा था ना, आप बोल रहे थे। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भाई कॉलेज का मिलता है, तो मुझे लगता है कि मेरा विचार अब जवानों में जा सकता है, और अगर जवानों को बात समझ आती है तो वो बात, फिर वो मुद्दा आग की तरह चल सकता है, अगर वो जवानों के हक का है। और समाज में अगर आपको बात करनी है तो ऐसा कोई भी मुद्दा जो किसी के हक में ना हो वो व्यर्थ है, और वो समाज के लिए है भी नहीं, या तो षड्यंत्र है या भ्रष्टाचार का है। तो मैं जवानों से, मैं सोचता हूँ देवेंद्र भाई जो, और नरेंद्र भाई सभी जो मेरे साथ में साथी दौड़ते हैं, उन सबसे बात करता हूँ कि अब तो मन करता है कॉलेजों में घुस जाएं इन विचारों को लेकर। तो मैं इन चीजों को समझते समझते जब कॉलेज में गया, एज ए प्रोफेसर 5 साल मैंने पढ़ाया, तो दशा और चिंतन का जो लेवल था वो बदल गया, दृष्टि और दिशा दोनों बदल गई। जब उस दृष्टि से मैंने देखना शुरू किया खेती और किसानी की, तो वो जो मनरेगा था, जो मजदूरों वाला जो खेल था, महात्मा गांधी 100 दिन की स्वरोजगार योजना, उसका दूसरा रूप निकल के आया। क्या निकला? इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां से अगले 3 दिन की, आज और अगले 2 दिन की रूपरेखा बनेगी, अगले 2 दिन की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका आधार बनेगी ये चर्चा। सरकार ने बोल दिया 100 दिन का रोजगार। तब जब मैं छोटा सा था, उस टाइम ये 2004-5 के आसपास की बात होगी, 5-6 के आसपास, उस टाइम ये चर्चा में आया जब, तो दिहाड़ी थी मजदूर की 70 से 80 रुपए। जब बढ़ई की, जो एक घर बनाता है बढ़ई, उसकी दिहाड़ी थी 90 से 100 रुपए, 60 रुपए के आसपास मजदूर की दिहाड़ी थी। लेकिन खेतों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम किया खेतों पे काम करने वाले मजदूर का। तो 100 दिन का रोजगार मिलेगा और दिहाड़ी मिलेगी 150 से 250। आप अगर उस पर विचार करो, किसान दे सकता है कितना, 80, 90, 70, 80 जो भी था, और कर इन्होंने दिहाड़ी की कितनी, 150 से 170 के आसपास। अगर किसान 150 दे तो किसान तो पहले मरा पड़ा है, वो नहीं दे सकता। और अगर किसान 150, 250 रुपए ना दे तो मजदूर नहीं मिलेंगे। तो ये मनोविज्ञान, आपको नहीं लगता कि इस मनोविज्ञान से किसान और मजदूर के बीच की खाई पड़ गई? किसान को मजदूर कैसे मिलेगा जब वो उसको 200 रुपए, 250 रुपए नहीं दे सकता, और वो 70-80 रुपए में नहीं आएगा? तो इससे किसान और मजदूर का गैप बढ़ गया। जब सिंचाई के लिए जो नालियां खोदी जाती थी, मेरे गांव, मेरा परिवार है, मेरे गांव का एरिया है, तो लगभग 10 किलोमीटर की कच्ची नाली थी
उसको खोद के लेके आते थे, क्योंकि ऑफ सीजन में उसमें घास हो जाता था, और जब वो धान का टाइम आता था तो उसको खोदना पड़ता था, सफाई करनी पड़ती थी। तो पूरे के पूरे जिन किसानों के खेत लगते थे वहां पे, वो सबके सब अपने अपने मजदूरों को, सबके फिक्स थे गांव में मजदूर, कि भाई उस परिवार से मेरे घर में आएगा, उस परिवार से मेरे घर में आएगा। कभी मैंने किसी भी मजदूर किसान के बीच में कोई भेदभाव नहीं देखा। जिसको सिस्टम ने प्रचारित किया कि जो पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग, बीसी वर्ग, सवर्ण वर्ग, इन्होंने आपस में झगड़े किए हैं, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, कोई भेदभाव नहीं देखा। तो सबके मजदूर फिक्स थे, तो वो पूरा का पूरा हर 6 महीने में निश्चित था कि वो आएंगे। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि दिहाड़ी कर दी 250 और किसान दे सकता था 70 से 80 रुपए। उसके बाद दोनों के बीच में दरार आ गई और धीरे धीरे किसान को मजदूर मिलने बंद हो गए। ये तो एक पॉइंट था जिसको समझना है। दूसरा सबसे कमाल का विषय ये है, मेरे को 15 मिनट होते ही बता देना, ठीक है? हाँ, अब से 10 से 12-13 मिनट में, ठीक है। दूसरा एक और कमाल की बात है, ये योजना है राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना। जब जब सीजन आता है गेहूं काटने का या कोई भी फसल काटने का, गेहूं बोने का या धान लगाने का, या पूरे भारत में जब जब 2 सीजन आते हैं, ज्यादातर दो छमाही में 2 सीजन आते हैं, दोनों सीजन के टाइम पे 50-50 दिन की मनरेगा की दिहाड़ियां आती हैं। इसको गौर करना कभी आप आगे। जब अभी मान लिया हरियाणा में धान लग रहा है, धान अभी तो बाढ़ है, लेकिन अभी जो ये टाइम है धान लग के और किसान फ्री है, अब उसको केवल धान में थोड़ा बहुत खाद फेंकना है और थोड़ा बहुत पानी चलाना है। 15 दिन पहले से, और जब धान कटेगा अक्टूबर में, तब तक बहुत कम काम है खेतों में, थोड़ा बहुत घास निकलवाने का काम है धान से। अब कोई भी मनरेगा की दिहाड़ी और मनरेगा के कोई भी रोजगार की बात नहीं उठेगी अगले 4 महीने। लेकिन जैसे ही धान कटना शुरू होगा तभी फिर मनरेगा की दिहाड़ियां निकलेंगी। मतलब ये कि जब जब किसान को जरूरत पड़ेगी मजदूरों की, उनको वही सड़क किनारे घास साफ करवाने में, और कहीं भी इधर से गड्ढे खुदवाए उधर मिट्टी डलवा दी, अगली बार वहां से खुदवाए उधर मिट्टी डलवा दी। ये काम आम समाज को बहुत कम समझ आता है, लेकिन जब इस पर गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। जो सरकार में कोई भी नेता या कोई भी पक्ष नहीं होता तब तक उसको ये सारी चीजें दिखती हैं। जिनको मोगली कहते हैं, जो प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसको 2014 से पहले मनरेगा में बकवास दिखती थी, गड्ढे खोदने वाली स्कीम दिखती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आया तो मनरेगा को उसने और बड़ा कर दिया। और इसके साथ में जैसे ही 2005-6 से आगे हम बढ़े, धीरे धीरे करके किसान और मजदूर के बीच की खाई बढ़ी। अब जब किसान को मजदूर नहीं मिलेंगे, फसल की कटाई और बुआई टाइम पे नहीं होगी, तो क्या होगा? उसको फिर मजबूरी से मशीनों की तरफ जाना पड़ेगा। और इसी फिराक में बैठे थे वो लोग जिन्होंने मनरेगा लाने के लिए योजना बनाई थी। वो मैं दिमाग से मेरा नाम निकल रहा है, ये जो योजना है मनरेगा, इसको लाने वाला भी एक अमेरिकी था, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको। जैसे देवेंद्र भाई बोलते हैं ना, PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारत में संस्था है, पूरे भारत के स्वास्थ्य विभाग को देखती है। सरकार के से उसने टेक ओवर कर लिया स्वास्थ्य के पूरे विभाग को, पूरे तंत्र को। इसी तरीके से इस मजदूरी वाले वर्ग को बर्बाद करने के लिए, किसान को तबाह करने के लिए ये मनरेगा लाई गई थी। जब आप इस पे सर्च करोगे तो वो आदमी का नाम निकल आएगा आपको। तो जो चीजें या जो पॉलिसी, जो योजनाएं एक्सपोर्ट होंगी, जो हवा में आएंगी,
जैसे हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री हवा से उतर के आया था, पहले कोई नहीं जानता था। जब एमएलए का चुनाव लड़ रहा था मेरे जैसा तो तभी भी नहीं जानता था, क्योंकि उस टाइम तो मैं भी मोदी को जानता था। तो वो जैसे हेलीकॉप्टर से उठा के सीएम बैठा दिया, ऐसे इस देश में जितनी योजनाएं हैं, जितनी पॉलिसियां हैं, वो ऐसे ही हवा से उतारी जाती हैं। तो एक तरफ किसान मजदूर के बीच की खाई खोदी गई, उसी से में कमाल ये किया गया। तीसरी औद्योगिक क्रांति आई थी 15-20 साल पहले, अब तो चौथी आ चुकी है। चौथी में है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें है ड्रोन, उसमें और सब कुछ है जो आज खतरनाक चल रहा है। लेकिन उसमें आई थी मशीनें। 2001-2-3 तक मैं आपको बताऊं, 4 कुनबे थे। मान ली मैं हूं, मेरा परिवार बहुत बड़ा था, 3 दादा थे, आगे लगभग 13-14 चाचा ताऊ थे, उनके आगे भाई, मतलब इतना बड़ा परिवार था। क्या करते थे, जिसकी फसल पहले आ गई सारा परिवार मिलकर पहले उसकी काटेगा, उसका काम हो गया, फिर वो सब दूसरे की काटेंगे और फिर उसकी तीसरे की, यानी पूरा समाज, यानी पूरा परिवार, पूरा कुनबा 1-1.5-2 महीना उस सीजन में लावणी करेगा। लेकिन वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई और जैसे ही मशीनें घुसी, मजदूर खत्म होते ही मशीनें घुसी और मशीनें आई मजबूरी से, ऐसा नहीं कि वैसे ही आ गई। अब जैसे धान है, धान का बहुत बड़ा एरिया काटना है और मजदूर है नहीं, तो क्या करना, क्योंकि अगर उसको धीरे धीरे प्रोसेस में घर के 2-4 आदमी काटे, वो तो दिसंबर तक कटेगा धान जाके, और तब तक गेहूं का सीजन खत्म हो जाएगा बोने का। तो वो स्पीड देने के लिए मशीनें घुसाई गई और ये मशीनें भी वही लेके आए जो मनरेगा लेके आए थे। मेरी बातें आप तक पहुंच रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इन सारी चीजों को। ये मैं इतनी देर से केवल एक विषय, मतलब खेती की एक योजना की बात कर रहा हूं मैं। पहले खाई खोदो, उसके बीच में समाधान के रूप में बहुत बड़ा व्यापार का रास्ता निकालो। किसान मजदूर को तोड़ दिया, मशीनें घुसा दी, और मशीनें घुसाने का एक और कमाल का रास्ता है, यह भी गजब है। एक मशीन आएगी सबसे पहले लेवल की, मान के चलो एक मशीन आई 2-2.5 लाख रुपए की, अब तो 15-15 लाख रुपए के, 10-10, 8-8 लाख रुपए के ये जो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। होगा क्या, पहले फर्स्ट ग्रेड की मशीन आई 2 से 2.5 लाख रुपए की, किसी किसान ने खरीद ली कि भाई मेरा भी काम चलेगा और थोड़े दिन किराया कर लूंगा और मेरा काम चलता रहेगा, रोटी निकलती रहेगी। जैसे ही उसको 2 सीजन होते हैं, 2 या 3 सीजन निकलेंगे, तब तक उसकी अपडेटेड वो आ जाएगी नई मशीन, और वो पहले वाली अब उसका कोई काम नहीं, उसकी कीमत भी पूरी नहीं होती, तब तक तो अगली मशीन आ जाती है। जब तक अगली की पूरी कीमत नहीं होती, उससे अगली आ जाती है। और इस कारण से हर दिन धीरे धीरे करके हर सीजन नई मशीनें आना, पुरानी चीजें आउटडेटेड होना, और इस तरीके से पूरे समाज की हालत को खराब होना, ये एक तय है, कर दिया गया है और योजनाबद्ध है। तो जब कोई भी बड़ी योजना आती है, कहीं ऊपर से हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से उतार दी जाती है, उसके परिणाम और उसका प्रचार बड़ी स्पीड से चलता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत कम लोगों ने, युवाओं ने देखा होगा, जो युवा बैठे हैं उन्होंने ना भी देखा हो, जो 25 से ऊपर के 30 प्लस के हैं, उन्होंने एक नारा सुना होगा, बड़ा परिवार दुखी परिवार। इसी तरीके से मनरेगा के नारे छपे हैं, 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार, मनरेगा 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार। और ये लगातार पिछले 15 साल से देख रहा हूं मैं। कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां ये ना हो। अस्पताल की दीवारें हों, स्कूलों की दीवारें हों, रेलवे स्टेशन की दीवारें हों, बस स्टैंड की दीवारें हों, ट्रक हों, सरकारी बसें हों,
यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे आपका माइंड प्रोग्रामिंग के माध्यम से आपके दिमाग में बिना माने और बिना जाने आपके दिमाग में वो योजना ना घुसाई गई हो। इस जो ये फ्रॉड की बात हम करते हैं, इसको देख लो। जैसे अभी ममता बहन जी कह रही थी, पागल कर दिया। जो चीज एक बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आती, उसको भी वो पिक्चर समझ आ जाती है। अभी जितने हाईवे बन रहे हैं, जैसे अभी करनाल है, करनाल को स्मार्ट सिटी के नाम से बोल रहे कि करनाल को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो हर तीसरे महीने में जितने बड़े बड़े रोड हैं, जितने हाईवे हैं, उन पे नई नई पेंटिंग, और पेंटिंग का जो मूल मुद्दा है वो मशीनीकरण है। चौथी औद्योगिक क्रांति में जो शेर छपा है, उस शेर के जो पूरा शरीर है उसमें पुर्जे हैं, ना कि हार्ड मांस है। आपने देखा कभी? नहीं देखा? गौर करना। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप अगर सर्च करोगे, नीति आयोग का अगला जो अभी कदम चल रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, उसमें जो शेर आया है लोकल एंड वोकल वाले उसमें, तो उस लोकल एंड वोकल में जो शेर छपा है, उस शेर का पूरा शरीर पुर्जों का बना हुआ है, मशीनों का। तो वो आपको क्या बता रहा है कि आने वाले अगर आने वाला जो समाज है वो केवल और केवल मशीनों का है। और इसका अगला जो पड़ाव है, अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उस पे चल रहा है आदमी मशीन का रोबोट, टोटल आदमी के जैसा रोबोट। अब ये जो योजनाएं हैं, ये इतनी आसानी से, इतने प्यार से, बिना आपको परेशान किए, बिना आपको बताए, बिना आपके घर को डिस्टर्ब किए, आपको घोट के घोल के पिला दी जाती हैं और हमें पता नहीं चलता। जब जब किसान और मजदूर आपस में दूर होंगे तो किसान के खेत में भी घाटा है, क्योंकि मशीनों का खर्चा ज्यादा है मजदूर से, और मजदूर का भी खर्चा ज्यादा है, क्योंकि जहां पे उसको पूरा साल भर काम मिलता था। अब जैसे धान लग गए हरियाणा में, पहले धान लगाने का काम है, फिर धान में खरपतवार हो जाता है, खरपतवार निकालने का काम है, धीरे धीरे करके फिर उसमें कटाई का काम आ जाएगा। कुछ किस्में इसलिए जो जल्दी कटेंगी तो उसमें काम आ जाएगा, जो वो फसल कटेगी फिर अगली फसल आ जाएगी जो मीडियम टाइम की है। एक अगेती फसल है, एक पछेती फसल है, एक मध्यम टाइम की है, फिर वो आ जाएगी, फिर उसके बाद अगली आ जाएगी। जब पहला सीजन पूरा खत्म होगा फिर अगला दूसरी फसल आ जाएगी। लेकिन इसके बीच में जिस दिन मजदूर को अलग कर दिया गया है, उसी दिन से किसान की तबाही का बहुत बड़ा रास्ता निकला। और किसान की तबाही से पूरे युवाओं की बेरोजगारी, पूरे समाज का सामाजिक तंत्र, पूरे समाज की मान मर्यादाएं, पूरे समाज का रिश्तों का, संबंधों का पूरी व्यवस्था का वो ढांचा, वो यहां से पूरा का पूरा टूटा है। तो मैंने आपको एक योजना पे बात करी कि कैसे आपके दिमाग में ये घुसाया जाता है और कैसे ये योजनाएं लाई जाती हैं, कहाँ कुछ जाता है, उसके नीचे कुछ निकल के आता है। तो आज की इस विचार पे आधार बना के हम अगली ट्रेनिंग पे बात करेंगे। अभी टाइम हो गया आपका लंच का, तो लंच करेंगे और जैसी व्यवस्था होगी भाई मुकेश जी और सुरेश जी से पूछ के अगला टाइम 1 घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी होगा, फिर लौटेंगे, अगली चर्चा करेंगे। मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा उठने से पहले, मुझे हर जगह अपने साथियों से मिलने में और उनसे चर्चा करने में खुशी होती है। उसका आधार और उसका पूरी की पूरी पूर्णता मुझे एक दिन मिली पलवल की ट्रेनिंग में। एक युवा जो 21-22 साल का है, वो तीसरे दिन ये कहता है कि मुझे वो मिल गया जो पिछले 22 साल में कहीं नहीं मिला। और उसी सभा में एक बुजुर्ग 85 साल के कहते हैं कि आज मेरा पुनर्जन्म हो गया। तो आपको अगले 2 दिन में, 2.5 दिन में समाज की